क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमकेआर क्लास 9th चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो में है आपके लिए क्लास 9th की एक्सरसाइज 14 स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? सो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मतलब क्या होता है? किसी भी तरह के डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज यानी कि उसे पढ़ना, समझना, प्रेजेंट करना और ऑर्गेनाइज करना। ये सारी चीजें अगर डाटा के साथ हम कहेंगे तो उसे कहा जाएगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब यहां पर डाटा एक वर्ड का यूज किया गया है। डाटा का मतलब क्या होगा? डाटा के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप आसानी से उसे समझ जाएंगे। सो डाटा का एग्जांपल हो जाएगा जैसे आपकी मार्कशीट, उसमें सभी सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स दिए होंगे, वो भी एक तरह का डाटा है। इसी तरह से गुड्स प्राइस लिस्ट, कोई भी आप सामान खरीदने जाते हो वहां पर आप प्राइस लिस्ट देखते हो, कौन सा सामान कितने रुपए का है, क्या उसका प्राइस है। सो वो भी क्या है? एक डाटा है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम डाटा कह सकते हैं। सो इसी तरह के डाटा को पढ़ना किसी भी तरह से उसे ही कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बात करते हैं आगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा? डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यहां पर दिया गया है, वी कैन प्रेजेंट डाटा बाय वेरियस वेज। डाटा को प्रेजेंट कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि टेबल बना के किया जा सकता है, बार ग्राफ से किया जा सकता है, हिस्टोग्राम से, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन से और पाई चार्ट से। और भी कई तरीके हैं डाटा को प्रेजेंट करने का, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में बस यही तरीके हैं। ठीक है, सो टेबल तो बिल्कुल इजी होता है। हमें यहां पर क्या करना है? टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये 4 तरीकों को पढ़ना है। पाई चार्ट सिलेबस में नहीं है, पाई चार्ट आप क्लास 8 में भी कर चुके होंगे। सो ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं बताऊंगा, ना ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, सो इन चारों चीजों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। जो भी हमारा डाटा है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, और इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी होंगी, मीन, मीडियन और मोड के बारे में। सो ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, इन्हें भी समझेंगे ये क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा को किस किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन के बारे में। सो अब है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को किस किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। हमें टोटल 4 तरीकों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है इसमें टेबल। यहां पर आपको एक नीचे टेबल दिख रहा होगा जिसमें इस तरफ दिया गया है वेट इन केजीज, 30.5 से 35.5 ये वेट कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, इस रेंज में 9 स्टूडेंट्स हैं, इस वेट कैटेगरी के रेंज में 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा एक डाटा है उसको किस तरह से दिखाया गया है, यहां पर शो किया गया है एक टेबल की तरह से। ठीक है, और जो यहां पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं हमारी, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसे FI, स्मॉल FI से इसे डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये हो गया टेबल के बारे में। नेक्स्ट तरीका है डाटा को प्रेजेंट करने का, बार ग्राफ। बार ग्राफ का यहां पर एक नीचे दिया गया है एग्जांपल आपको। यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है और जो वर्टिकल है उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। यहां पर कुछ डाटा दिया गया है हमें जनवरी फरवरी में, यानी कि 1 साल का मंथली डाटा दिया गया है, कुछ भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वर्टिकल बार्स होते हैं। वर्टिकल बार दिख रहे होंगे आपको यहां पर, हर एक बार जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल, ऐसे ही दिसंबर तक बार्स बनाए गए हैं। तो यहां पर जो ये बार्स होंगे इनकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई पर ध्यान दीजिए। जो बार्स हैं उनकी सभी की ब्रेथ जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर ब्रेथ सेम है तो उसे कहा जाएगा बार ग्राफ। इनकी लंबाई, लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ब्रेथ जो है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, तो वो होगा बार ग्राफ। ठीक है, डाटा को प्रेजेंट करने का थर्ड वे है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का एक एग्जांपल यहां पर आपको नीचे दिया गया है, इसी के नीचे ये है हिस्टोग्राम। अब आप कहोगे कि ये बिल्कुल बार ग्राफ की तरह लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है बार ग्राफ से। किस तरह से अलग है ये समझते हैं। देखो यहां पर फर्स्ट बार को देखो आप, यहां ये 0 से 20 तक जो फर्स्ट बार दिया गया है हमें, इसकी ब्रेड्थ देखो, चौड़ाई देखो, ये है 2 यूनिट। यहां से 0 से 10, 10 से 20, एक बार की जो ब्रेड्थ है वो है 2 यूनिट। ठीक है,
इसी तरह से नेक्स्ट बार की जो यूनिट है 20 से 30 यानी कि 1 यूनिट, उससे अगले की भी, लास्ट की भी, ठीक है। इसी तरह से सभी की एक एक यूनिट है यहां तक। लास्ट बार को देखेंगे तो यहां पर 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, यहां पर है 3 यूनिट, यानी कि जो बार्स की ब्रेड्थ है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर बार जो बने हुए हैं उनकी ब्रेड्थ डिफरेंट है तो वो हो जाएगा हिस्टोग्राम। अब बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है, ये तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ही देखेंगे। सो लास्ट जो वे है डाटा को प्रेजेंट करने का वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें बार्स का यूज नहीं करना होता है, हमें यहां पर एक सिंगल लाइन का यूज करना होता है। इस तरह से ये आपको लाइन दिख रही है ग्राफ पर, ठीक है। अब ये सिंगल लाइन किस तरह से यूज की जाएगी, जैसे हमें यहां पर देखो 145 पे हमारा डाटा जो है वो 6 या 5 है यहां पर, ठीक है। ये 5 पर जा रहा है तो हमें यहां पर एक डॉट के द्वारा इसे शो किया जाएगा। जैसे 145 पर ये 5, ठीक है। इस तरह से 145 पर B.5 यूनिट है हमारा डाटा। इसी तरह से 165 पर हमारा डाटा जो है वो 10 यूनिट्स हो जाता है, तो इसे हम एक डॉट के द्वारा शो करते हैं। और जब ये डॉट्स सारे हम ड्रॉ कर लेंगे, DEFGH जो भी, उसके बाद एक लाइन से हम इसे ऐसे ज्वाइन करते चलेंगे और हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक लाइन से अगर हम डाटा को शो कर रहे हैं ग्राफ पर तो उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। डाटा की प्रेजेंटेशन के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन, मीडियन और मोड के बारे में। इन तीनों को एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगा। सो सबसे पहले देखते हैं मीन के बारे में। मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसे निकाला किस तरह से जाएगा, जो भी मीन होगा, ठीक है। सो यहां पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन में हमें दिया है मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाय 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किए हैं, वो यहां पर दिए गए हैं नीचे। एक ने 40, नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसने 67, उससे अगले ने 33, फिर 60 और 80। ये 5 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, हमें इनका मीन निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले मीन है। मीन जो है वो क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद इनका मीन निकाल के दिखाऊंगा किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। मीन का जो सिंबल होता है वो होता है एक्स के ऊपर एक बार बना देना, ठीक है। इस तरह से एक्स के ऊपर अगर बार बना दिया जाए तो वो सिंबल होता है मीन का। अगर कहीं पर भी आपको ये दिखे उसका मतलब है मीन है, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, यानी कि जो भी ये नंबर्स आए हैं इन सब का एवरेज क्या होगा। एवरेज निकालना आपको आता ही होगा, बिल्कुल वही फॉर्मूला भी मीन का है। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जितनी भी हमें ये टर्म्स दी गई हैं इन सभी का सम, यानी कि सबको जोड़ के लिख देना है ऊपर, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारी 5 ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन में आ जाएगा 5। सो मीन कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, यहां से करते हैं। सॉल्यूशन जो है वो होगा हमारा x बार यानी कि मीन इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारी ये ऑब्जर्वेशन है इन सभी का सम, यानी कि 40 प्लस 67 प्लस 33 प्लस 60 प्लस 80, इन सभी को प्लस करेंगे और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, या फिर हम इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी हमें टर्म्स दी गई है। कितनी टर्म्स दी गई है हमें, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स दी गई हैं। सो अपॉन में 5। अब इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मीन, ठीक है। सो ऐड करते हैं, 40 प्लस 67 107 हो जाएगा। 107 में 33 प्लस करेंगे 140 हो जाएगा। 140 में 60 प्लस करेंगे तो 200 और 80 भी प्लस कर दिया तो 280। सो ये आ गया 280 अपॉन में 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा मीन। 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 5 जा 25, यहां पर बचेगा 3 और 0 30। सो 5 6 जा 30, हमारा जो मीन आ गया वो आ गया 56, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है किसी भी डाटा का मीन। मीन कैसे फाइंड किया जाएगा किसी भी डाटा का, सो उसके लिए एक और एग्जांपल है जो बिल्कुल डिफरेंट है पीछे वाले एग्जांपल से। यहां पर हमें मार्क्स, एक टेबल दिया गया है, इसमें मार्क्स दिए गए हैं 30 40 50 60 70, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने 30 मार्क्स किए, वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 30 मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट के आए, 40 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के, 50 मार्क्स फिर 3 स्टूडेंट के, 60 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के और 70 मार्क्स
एक स्टूडेंट के। अगर हमें इस तरह से डाटा दिया हो तो मीन किस तरह से निकालेंगे? सो यहां पर जो मार्क्स होगा हमारा उसे हम xi से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ जो भी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उसे हम करेंगे fi से डिनोट। सो सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमें टेबल में एक और पार्ट बनाना होगा इस तरह से और उसमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा xi और fi का। सो यहां पर हम क्या करेंगे fi मल्टीप्लाई में xi, जो भी हमारी ये ऑब्जर्वेशंस हैं या मार्क्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके इसमें लिखा जाएगा। सो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 1 जा 30 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 3 जा होता है 120, ठीक है। इसी तरह से आगे वाला 53 जा 150 हो जाएगा और आगे वाला 62 जा हो जाएगा 120 और 71 जा 70। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी fi यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन सभी का टोटल करना है और fi यानी कि ये वाली जो टर्म्स हैं जो ये नंबर्स आए हैं इन सभी को हमें टोटल करना है, ठीक है। जो fi होगा इन सभी के टोटल को कहा जाएगा सिग्मा fi और सिग्मा का मतलब यहां पर क्या होता है, जो ये हमने यहां साइन बनाया है इस तरह का ये साइन है इसे कहा जाता है सिग्मा। ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है जो भी इसके बाद लिखा गया है उन सभी का सम। इसके बाद लिखा गया है fi तो जो भी हमारी fi फ्रीक्वेंसी है उसका सम होगा यहां पर। सो सम करते हैं, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 में 2 ऐड किया 9 और 1 हो जाएगा 10, यानी कि जो हमारा सिग्मा fi आया वो आ गया 10। इसी तरह से हमें यहां पर भी इन सभी का सम करना होगा और सम के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, हम यहां पर सिग्मा fi xi लिखेंगे, ठीक है। तो सिग्मा fi xi क्या आएगा हमारा, यानी कि इन सभी का सम जो होगा वो यहां पर लिखेंगे। सो ऐड करेंगे इसमें 0 0, लास्ट में सभी के 0 0 है तो लास्ट में यहां पर भी 0 आ जाएगी। उसके बाद 10 डिजिट जो है उसे ऐड करेंगे, 3 + 2 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 में 2 प्लस करेंगे 12, 12 में 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19, 19 का आ जाएगा यहाँ पर 9 और कैरी चला जाएगा 1। बाकी जो टर्म्स बची हैं उन्हें ऐड करते हैं, 1 1 1 1 4 बार 1 आ रहा है तो ये हो गया 490, ठीक है। हमारा सिग्मा fi xi आ गया 490 और सिग्मा fi आ गया 10। अब यहां पर एक फॉर्मूला होता है मीन का, मीन यानी कि x के ऊपर अगर बार लगा हो तो मीन। सो ये फॉर्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज आई हैं वो पुट कर देंगे और हमारा मीन आ जाएगा। सो सिग्मा fi xi क्या है हमारा, सिग्मा fi xi है 490, सो ये हो गया 490 अपॉन में सिग्मा fi जो हमारी नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है 10, सो अपॉन में 10 कैंसल आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारा मीन आ जाएगा 49। ये एक प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस, अगर हमें डाटा जो है वो मार्क्स दिए हों उसमें, ठीक है, इस तरह से मार्क्स दिए हों, और भी तरीके हैं मीन निकालने के लिए जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देंगे। अगर हमें यहां पर क्लास इंटरवल दिया गया है तो उससे हमें कैसे निकालना है मीन को, वो सभी चीजें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर मीडियन के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन के बाद अब समझते हैं मीडियन क्या होता है और उसे किस तरह से फाइंड किया जाएगा। सो यहां पर दिया है मीडियन। मीडियन होता क्या है, वैल्यू ऑफ द मिडल ऑब्जर्वेशन। हमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उसमें जो सबसे सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन होगी उसकी वैल्यू वही होगा मीडियन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे सामने, मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाय 7 स्टूडेंट। 7 स्टूडेंट के द्वारा ये मार्क्स जो है स्कोर किए गए हैं, तो हमें निकालना है इसका मीडियन। अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला हो तो हम किस तरह से मीडियन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे ये मार्क्स दिए गए हैं इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है उसे सबसे पहले और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन जो है उसे लास्ट में। सो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है 33, 33 के बाद आएगा 40, 40 के बाद आ जाएगा आई थिंक 60, 60 के बाद आएगा 67, 67 के बाद 70 आएगा, 70 के बाद 80 और 80 के बाद 100। ये सभी जो टर्म्स थी हमने इनको क्या कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, टोटल टर्म्स है 7, ठीक है, टोटल 7 टर्म्स है। अब यहां पर ये टर्म जो है 7 हैं तो 7 क्या है, ओड नंबर है या इवन नंबर है। डेफिनेटली 7 जो है ओड नंबर है, तो अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है
तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये। ओड के लिए है n+1/2। n जो है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो है 7। सो इस तरह से निकालते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। उसके बाद इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें दे रखी हो तो कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा करके। सो सबसे पहले ये वाला निकालेंगे। सो मीडियन इक्वल्स टू में n+1/2। n की वैल्यू है 7। n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। सो टोटल टर्म्स है 7। सो 7+1/2, तो यहां पर हो गया 7+1/2, यही होगा हमारा मीडियन। मीडियन नहीं होगा, ये मीडियन ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, ठीक है। कैसे देखो समझते हैं। 7+1 हो गया 8, सो ये आ गया 8/2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। मीडियन हमारा आ गया 4। नहीं, ये मीडियन नहीं आया, ये हमारी आई फोर्थ टर्म। नंबर ऑफ फोर्थ टर्म, जो हमारी फोर्थ टर्म होगी वही होगी मीडियन। अब फोर्थ टर्म कौन सी है? जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर लगाया था, इसमें हम फर्स्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4। जो हमारी फोर्थ टर्म है यानी कि 67, ये होगा हमारा मीडियन। यहां पर क्या आया है हमारा? मीडियन नहीं आया, ये नंबर ऑफ टर्म आई, यानी कि फोर्थ टर्म जो है 67, ये होगा मीडियन। सो मीडियन आ गया हमारा, मीडियन इक्वल्स टू में 67, ठीक है। अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं तो मीडियन किस तरह से निकाला जाएगा उसको समझने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा करते हैं चेंज। अब हमें 7 की बजाय 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं और जो 8वां स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं 63, ठीक है। उसके अलावा 7 और यहां पर मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के मार्क्स दिए गए हैं। सो सबसे पहले की तरह ही इन्हें करेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट। यहां पर सभी को कर लिया गया है, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। इन मार्क्स को इस तरह से अरेंज कर लिया गया है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 8। 8 क्या है? एक इवन नंबर। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं या ऑब्जर्वेशन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पर भी जो n आपको दिख रहा है ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जहां पर भी n होगा वहां पर जितनी भी टोटल टर्म्स हैं उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल टर्म पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू नहीं। सो यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले n/2। सो यहां पर मैंने लिखा मीडियन, m फॉर मीडियन इक्वल्स टू n/2। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है यहां पर 8। सो 8/2 कर देता हूं मैं इसे। 8/2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में 8/2 प्लस में 1, फिर से ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में 2। यहां पर इसे कैंसिल करते हैं। देखो 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहां पर भी 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4। 4 + 1 क्या होगा? यहां पर 4 + 1 हो जाएगा 5। सो यहां पर है फोर्थ, यहां पर TH इसलिए लगाया है, जो भी इसके अंदर आएगा वो नंबर ऑफ टर्म आएगा, ठीक है। तो यहां आ गया हमारा फोर्थ टर्म प्लस में फिफ्थ टर्म। 4 + 1 क्या होगा? यहां पर ये आ गया 4 और इसके बीच में प्लस का साइन भी है, ठीक है, ये प्लस का साइन लगाएंगे। फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, 4 + 1 5, सो फिफ्थ टर्म अपॉन में 2। अब यहां पर इन दोनों को ऐड नहीं करना है, हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी है। फोर्थ टर्म है और जो फिफ्थ टर्म है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू। सो काउंट करेंगे 1 2 3 4। फोर्थ टर्म हो गई हमारी 63 और फिफ्थ टर्म हो गई हमारी 67। इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। सो यहां पर फोर्थ टर्म की जगह हम लिखेंगे 63 और फिफ्थ की जगह 67। सो 63 प्लस में 67 अपॉन में 2। 63 और 67 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 अपॉन में 2। कैंसिल करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 65। यानी कि अब हमारा जो मीडियन आया वो क्या आया? 65, ठीक है। सो यही था मीडियन में। अगर ऑड टर्म्स दे रखी हो तो किस तरह से निकालना है और इवन टर्म्स दे रखी हो तो किस तरह से निकालना है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन और मीडियन के बाद लास्ट है हमारा मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आ रही हो वही होगा हमारा मोड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर हमें मार्क्स दिए गए हैं वही 7 स्टूडेंट के, लेकिन यहां पर मार्क्स क्या है? 40 60 33 60 80 60। यहां पर सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है? देखो यहां पर 60 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार 60 60 60 आ रहा है। सो यही हो जाएगा हमारा मोड। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसी को कहेंगे मोड हम, ठीक है। सो यहां पर मोड हमारा क्या होगा? मोड हो जाएगा 60, ठीक है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला मोड, ठीक है।